गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो हाजिर हैं हम फिर से एक और वीडियो लेकर रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर। और मेरी पुरानी वीडियोस को अगर आप देखते आ रहे हैं तो यू नो कि अभी हम ओसीडी पर बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी ओसीडी क्या होता है। ओसीडी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, इट इज अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिस पर हम पिछले कुछ हफ्तों से भी बात कर रहे हैं। हमने डिटेल में बात की है ओसीडी क्या होता है, ओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं आपको ओसीडी है, ओसीडी के कॉजेज क्या है, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से ओसीडी डेवलप होता है, क्या है ये इसमें ओसीडी टर्म में ऑब्सेशन क्या है, कंपल्सन क्या है, इन सब पर हमने डिटेल में बात कर रखी है। लिंक वीडियोस का ऊपर आई बटन में है, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपकी लाइफ में ओसीडी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे मैं दोपहर 12 बजे जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर पाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओसीडी के रिस्क फैक्टर पर हम बात करेंगे। रिस्क फैक्टर पर बात करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, जो कि आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब कॉजेज क्या है, उस बीमारी का एक्चुअल कारण क्या है, किस रीजन से वो बीमारी हो सकती है। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, डेंगू। डेंगू मच्छर के काटने से आपको हो सकता है, तो डेंगू का कारण क्या है, मच्छर है। मलेरिया, मलेरिया का कारण क्या है, मतलब आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि मच्छर वाले एरिया में मुझे ज्यादा नहीं रहूंगी तो मेरे पास 99.99% चांसेस हैं कि मुझे डेंगू मलेरिया नहीं होगा। 0.1% को हम यहाँ पर एक्सेप्शनल रखते हैं। इसी तरीके से ओसीडी के जब हम कॉजेस की बात करते हैं तो हम कारण की बात करें, किस वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, बीमारी आपके अंदर है लेकिन वो बीमारी ट्रिगर कब हो सकती है। तो सर्टेन रिस्क फैक्टर होते हैं आपकी लाइफ में, जब वो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है तो बीमारी ट्रिगर हो सकती है। उस चीज पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। कारण मतलब कॉजेस पर हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ओसीडी में स्ट्रेसफुल इवेंट। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो आप, आपका ब्रेन बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो जाता है। लेट्स से किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना आपकी लाइफ से कोई एक ऐसा इंसान चला गया जो आपके बहुत ही क्लोज था। मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी हो जाना आपको जो बहुत ही ट्रॉमेटिक है आपके लिए, आपके किसी लव्ड वन को ऐसी बीमारी हो जाना जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक है। तो इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस होना, अगर बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं तब भी बहुत टेंशन होती है। ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ओसीडी ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेसफुल इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर आपको हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में किसी भी एक सिचुएशन पर जाके, तो देयर मे बी चांसेस कि ओसीडी ट्रिगर हो जाए, ओसीडी जनरेट हो जाए आपको। इसीलिए बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जो ओसीडी होता है वो टीनेज के बाद में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेटर इन द स्टेज आपको कभी भी ट्रिगर हो सकता है। बहुत कम ऐसे केसेस देखे जाते हैं जबकि चाइल्डहुड में बच्चों को ओसीडी ट्रिगर हुआ है। रीजन नहीं कि एक उस पर्टिकुलर एज पे जाके हम इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हैं, हम इमोशंस में जीना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम चांसेस ज्यादा होते हैं कि ओसीडी आपको ट्रिगर हो जाए। तो अगर बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है या स्कूल में उसको ऐसा फील कराया जाता है कि उसको कुछ नहीं आता है, और देयर मे बी एनी रीजन, एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, एज बीइंग अ ह्यूमन हमारे अंदर इमोशंस हैं तो स्ट्रेस भी होगा, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है आपकी पेरेंटिंग हिस्ट्री पर। आपके पेरेंट्स को, आपके घर में किसी को अगर ओसीडी है तो देयर मे बी चांसेस कि आपको भी ओसीडी ट्रिगर हो जाए। ये एक इसका कॉज भी है। अगर आपके जीन्स में ओसीडी है, बट जीन्स में किस पर्टिकुलर जीन की वजह से ओसीडी ट्रिगर होता है वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, बट आपके जीन्स में अगर किसी को ओसीडी है तो एक रीजन भी है कि आपको ओसीडी डेवलप हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में सेम रिस्क फैक्टर भी यही आपके लिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ओसीडी है, जरूरी नहीं है कि सेम थॉट्स हों, सेम कंपल्सिव बिहेवियर हो, सेम रिचुअल वो बंदा परफॉर्म करता हो। देयर मे बी एनी काइंड ऑफ थॉट जो आपको आता है और उनको आता है, दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आपके हिस्ट्री में किसी को ओसीडी है तो यू आर एट रिस्क कि आपको भी ओसीडी डेवलप हो सकता है। जाती है एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर, मतलब अगर आपको कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी आपको होती है, डिप्रेशन है आपको, मेंटल डिसऑर्डर बहुत तरीके का होता है। अगर आपको उनमें से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है तो देयर माइट बी वेरी चांसेस कि आपको ओसीडी भी डेवलप हो जाए। ओसीडी डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है ये कि अगर आपको ऑलरेडी कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो देयर माइट बी बहुत चांसेस हैं आपके कि आपको ओसीडी डेवलप हो सकता है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और
क्रूशियल मैं इसको मानती हूँ वो रिस्क फैक्टर है कि आपकी फैमिली में एक पर्टिकुलर पैटर्न में चीजों का होना। बिकॉज ओसीडी के केस में जो ओसीडी सफरर होते हैं उनको जो ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आते हैं, एक पर्टिकुलर रिचुअल आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा परफॉर्म करना। तो उस सिनेरियो में भी ये होता है, मान लीजिए आप छोटे हैं, आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपको फोर्स किया है कि नहीं आपको ये जो चप्पल है ये ऐसे ही लगानी है, घर में 2 जोड़ी चप्पल रखी है, 2 जोड़ी चप्पल इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब आपको घर में यही सिखाया गया है। काफी घरों में मैं देखती हूँ कि उनके बाहर की चप्पलें अलग हैं, घर की चप्पल अलग है, बाथरूम की चप्पल अलग है, आपने बचपन से यही देखा है, तो यू विल जनरेट दैट थॉट। और वो थॉट हो सकता है लेटर ऑन द स्टेज आपको अगर किसी ने उसको जरा सा भी इधर उधर हिलाया तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, आपको बचपन से सिखाया है कि आपको सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ना है, आपको बचपन से सिखाया आपके पेरेंट्स ने, मतलब आपकी जो फैमिली है बहुत ज्यादा रिलीजियस है, देयर इज नो हार्म फैमिली रिलीजियस होना, बट अगर आप पर वो चीजें किसी ने इम्पोज करी हैं, आपको जब आपका मन नहीं है फिर भी आपको जबरदस्ती इम्पोज करके वो चीजें करवाई गई हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपका ब्रेन उनको ऐसे ही अडेप्ट कर लेता है। उससे जरा सा भी इधर उधर होता है आपको एंजाइटी होने लगती है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करने लगते हो, जैसे कि आपको बचपन से घर वालों ने यही सिखाया कि सुबह उठ के आपको आरती करनी है, पूजा करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, मतलब आपने वो चीज बचपन से करी है विदाउट, अगर आपके घर में कभी आपने मिस किया है तो आपके पेरेंट्स ने आपको तरह तरह की कहानियां सुनाई है या फिर आपके ऊपर गुस्सा किया है कि आपने भगवान को आज नमस्कार नहीं किया, आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, हनुमान जी आपसे गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा आपके पेरेंट्स ने आपको अगर कहानियां सुनाई हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन उन थॉट्स को ट्रैक कर लेता है और वो फिर अगर आपने कभी मिस किया तो वो कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म करने को बोलेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, भगवान मुझसे गुस्सा होंगे और देयर मे बी एनी ऑफ द सिनेरियो। इसीलिए फिर वो कुछ ना कुछ रिचुअल करेगा और ये धीरे 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 ओसीडी का पार्ट बन जाता है। अगर हम बात करें कंटामिनेशन की तरफ, एग्जांपल लें, आपको बचपन से सिखाया है कि आपके घर में कोई आया तो आपको बेडशीट, अगर वो आपकी बेडशीट पर बैठा है तो आपको बेडशीट चेंज करनी है, अगर वो सो गया है तो इस पर वो आपके ब्रेन में फिक्स है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मम्मी ने आपको डांटा है कि वो आंटी इस पर बैठी थी और आपने ये बेडशीट चेंज नहीं की, तो आपके माइंड में एक वायरिंग बन गई, एक थॉट बन गया, एक स्ट्रक्चरिंग बन गई उस चीज की। अब कभी आप ऐसा नहीं करोगे, आपके दिमाग में हमेशा ट्रिगर होगा कि मम्मी बोलती थी अब इस पर जर्म्स है, अब तो मुझे धोनी ही धोनी है। नहीं धोगे, कुछ ना कुछ रिचुअल करोगे, मे बी आप गंगाजल छिड़कोगे, स्प्रे करोगे, सैनिटाइज करोगे, वट एवर यू वांट टू डू, अब वो रिचुअल करोगे। तो इस तरीके से भी ओसीडी डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और ये ऐसे रीजन हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है, तो ये काफी रिस्क फैक्टर हैं। इसीलिए आई वुड सजेस्ट, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को किसी भी चीज के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ। लेट इट बी, कभी मैसी हैं चीजें रहने दो, कभी चीजें गंदी पड़ी हैं रहने दो, लेट इट बी। बिकॉज आप बच्चों को इम्पोज कर रहे हो ना, वो पता नहीं, मतलब बच्चे के ब्रेन पर वो कैसे असर डाल रहा है नहीं पता है। बच्चे को चीजें सिखाना हमेशा सही होता है, बट एनेक्सिस वे में सिखाना, उनमें एंजाइटी डेवलप कर देना उस चीज के लिए, दिस इज, आपको पता भी नहीं चलेगा बट साइड बाय साइड वो होता रहता है, दिस इज नॉट गुड। सो दीज आर सर्टेन रिस्क फैक्टर जो कि ओसीडी के केस में काफी ज्यादा होते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो देयर मे बी चांसेस कि आपको ओसीडी डेवलप हो जाए। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ओसीडी के प्रिवेंशन की, कि कैसे हम ओसीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम ओसीडी को होने से रोक सकते हैं, क्या इसका कोई इलाज है या नहीं है, क्या इलाज है, अगर इलाज के ऑप्शन है तो इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे और उसके साथ ही अपनी ओसीडी की सीरीज को वहीं खत्म करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।